हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 में भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेक्चर 2 को देखेंगे। इसके पहले हमने एक लेक्चर देखा है, तो आज सेकेंड लेक्चर है और हमने बताया था जो उसका सेकेंड पॉइंट बचा है उसको देखना है। जो जियोग्राफिकल पीरियड्स के अलावा जो हमारे फिजिकल स्वरूप में चेंजिंग के जो रीजन्स हैं उनमें दूसरा है भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या? अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भारत में 7 बड़ी व कुछ छोटी भू प्लेटें स्थित हैं, यानी कि 7 मेजर एंड सम मिरर प्लेट्स, यानी कि कुल 7 मेजर और कुछ मिरर यानी कुछ छोटी प्लेट्स मौजूद हैं। इन प्लेट्स से मतलब आप समझें कि जैसे एशिया, यूरेशिया की एक प्लेट, अफ्रीका की एक प्लेट, ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट, उत्तरी अमेरिका अलग प्लेट, दक्षिण अमेरिका अलग प्लेट, नीचे अंटार्कटिका ये अलग प्लेट हैं। तो ये सभी क्या है? भू प्लेटें हैं। ठीक ना, एशिया, यूरोप यानी यूरेशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक, ये सभी क्या है? भू प्लेट है। ठीक है ना, तो भू प्लेट का मतलब एक बड़ी विशाल आकृति से लेना है, यानी एक लार्ज लैंड जो है वह भू प्लेट के अंतर्गत आता है। तो इसमें भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि जो भू प्लेटें हैं वह पृथ्वी के आंतरिक भाग पर, क्योंकि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है, ये क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है और ये कोर होता है, भूपर्कटी, अंतराल और प्रवाह। ठीक ना, भूपर्कटी, प्रवाह और अंतराल। तो इसमें ये जो होती है ये क्रस्ट होती है भू प्लेट में, यह भाग ही ज्यादातर स्थापित होता है। तो भू प्लेट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो इसमें क्या है कि जो भू प्लेटें हैं वह जो है इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, इसके नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है। यहाँ से इतना टेम्परेचर होता है अंदर, और यहाँ से कुछ संवहनी किरणें ऊपर की ओर फ्लो करती हैं या चलती हैं, जो भू प्लेटों पर प्रेशर डालती हैं कि वह जो है खिसक जाएं या उनको आगे खिसकाने का काम। तो पृथ्वी के अंदर से प्रवाहित होने वाली संवहनी किरणें, यानी हमारी अर्थ है उसके अंडरग्राउंड से या अंदर से कुछ संवहनी रेस निकलती हैं, और उन रेस के कारण जो है भू प्लेटों को बल दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है, जिससे भू प्लेट खिसकती है। और वर्तमान में कहा जाता है जितनी भी भू प्लेटें हैं वह नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर गतिमान है। तो भू प्लेटों के बीच जो गतियां होती हैं उन गतियों को मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। तो हम आज देखेंगे कि भू प्लेटों के बीच कौन किस किस प्रकार की गति होती है और उन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं। तो जो पहली गति है उसे कहा जाता है अभिसारी। ठीक है ना, परिसीमा यानी अभिसारी परिसीमा, या इसे आप कह सकते हैं अभिसारी विस्थापन। तो अभिसारी परिसीमा जिसे हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। BO, ठीक है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। तो ये होता है अभिसारी परिसीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है क्या? जब बड़ी 2 भू प्लेट, एक भू प्लेट मान लीजिए और दूसरी भू प्लेट ये, ठीक है। इसमें ऐसे समझिएगा, ये जो भाग है ये भू प्लेट है और इसके नीचे का जो भाग है
ये, यानी ये क्रस्ट वाला भाग है और ये मेंटल वाला भाग, ठीक है। जब दो भू प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, समझ आ गया, एक दूसरे के नजदीक आती हैं, तो उसे हम अभिसारी परिसीमा कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ आ गया। जब पृथ्वी के अंदर से प्रवाहित होने वाली संवहनी किरणों के फोर्स से दो भू प्लेटें एक दूसरे की ओर आपस में खिसकती हैं, तो उसे अभिसारी परिसीमा कहते हैं। दूसरा देखिए, इसको यहां से हटाकर यहां बनाते हैं कि जब दो भू प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो उसे अभिसारी परिसीमा कहते हैं। दूसरा है अपसारी परिसीमा, यानी कि अपसारी परिसीमा मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब है कि जब इसी प्रकार की दो भू प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। समझ आ गया? जब संवहनी किरणों के फोर्स से दो भू प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, यानी कि बाहर को खिसकें, तो उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। थर्ड है रूपांतरण परिसीमा। रूपांतरण परिसीमा का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो रूपांतरण परिसीमा क्या है कि जब दो भू प्लेट, ठीक है ना, दिख रहा है यहां पर, यहां देखते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं। जब दो भू प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज विस्थापन करती हैं, समझ आ गया, एक तो ऊपर तो एक नीचे, यानी संवहनी किरणों के फोर्स से जब दो भू प्लेटें क्षैतिज विस्थापन करती हैं, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरण परिसीमा। तो आपको भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तहत समझना है कि भू प्लेटों के अंदर जो गतियां होती हैं उन्हें हम तीन भाग में बांटते हैं: कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और रूपांतरण परिसीमा। ठीक है ना? अब इन गतियों के कारण, इन शैलों के विस्थापन के कारण कुछ नई स्थलाकृतियां या कुछ नए इफेक्ट या प्रभाव होते हैं, उनको देखना है कि इसके कारण कौन से चेंजिंग होते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग्स अप ऑफ स्ट्राइक्स विथ द प्लेट्स एंड मतलब एक प्रकार से कहें तो कंटिनेंशनल रॉक्स एवब लोडिंग्स, यानी कि जब ये दो प्लेट एक दूसरे की ओर खिसकती हैं या इन पर प्रेशर पड़ता है, तो इससे कुछ नई स्थलाकृतियां बनती हैं या नए प्रकार के परिणाम निकल कर आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन विस्थापनों से या भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से कौन कौन सी क्रिया होती है। तो पहला है वलन, जिसे हम फोल्ड कहते हैं या फोल्डिंग, ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? फोल्डिंग। तो वलन है क्या या होता कैसे? अभी जैसे हमने बताया था, दो शैलों के बीच जब एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, ठीक है ना, क्या होता है? अभिसारी। तो वलन क्रिया में वही होता है। मान लीजिए ये एक भू प्लेट है या एक भूभाग है, इधर इधर प्लेट है या इधर इधर प्लेट है, और
संवहनी किरणें इस प्लेट पर संवहनी किरणें इस प्लेट पर संकुचित बल लगाते हैं। संकुचित बल यानी कि संकुचित बल का मतलब है कि एक प्रकार से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। क्या? कंप्रेसिव फोर्स, दबाने का। तो भूप्लेट पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, भूप्लेट पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि क्षैतिज विस्थापन होता है। कैसे? यही भूप्लेट जब इसमें फोर्स लगाया जाएगा या दो भूप्लेटें खिसकती हैं, अभिसारी की क्रिया होती है, तो इस बीच की सेल पर जो फोर्स पड़ेगा उस सेल में क्या होगा? इसका क्षैतिज विस्थापन होगा, यानी कि ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ये लेयर यहां आ गई, बीच वाली लेयर ऐसे हो गई, और ये नीचे वाली लेयर यहां, ठीक है ना। इससे हुआ क्या? फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, यानी हम इन्हें नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत में हिमालय कैसे बना, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे जब आएगा तो बताएंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में ये अभिसारी परिसीमा होता है और उसके परिणाम स्वरूप ये स्ट्रक्चर बनती है। अब यहाँ पर वलन जो है, ये फोल्डिंग माउंटेन्स है, इसमें ऊंचे उठे हुए भाग को जो है एंटीक्लाइन कहते हैं। एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन यानी कि अभी अपनत, क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन या अपनत, थोड़ा याद रखिएगा, CLIN, ठीक है ना। और जो नीचे धंसा हुआ भाग है, नीचे झुका हुआ भाग है, उसे हम लोग कहते हैं सिंक्लाइन। इस भाग को SY, ठीक है ना। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, कोई दिक्कत? यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे अभिनत, यानी ऊंचे उठे हुए भाग को अपनति और नीचे झुके हुए भाग को अभिनत के नाम से जानते हैं, और इनसे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यानी ये जो हमारी सेल है वो इस आकार में स्थापित है। इसे क्या कहते हैं? फोल्डिंग या वोलन। इसमें भी दो प्रकार की फोल्डिंग होती है, जैसे एक आता है सिमेट्रिकल और एक आता है एसिमेट्रिकल। बस डिफरेंट क्या होता है, यहां से आप देखें तो एक्सिस बना, नहीं समझ आया? अगर विस्थापन बिल्कुल सीधा होता, यानी इनका एक्सिस कोण 90 होता, समझ आ गया? तो क्या कहलाता? सिमेट्रिकल फोल्डिंग, सिमेट्रिकल फोल्डिंग। अगर ये विस्थापन ऐसे हो गया, यानी इनका एक्सिस यहाँ कोण बना दिया या झुका हुआ है, तो ये एसिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल फोल्डिंग। तो ये सिमेट्रिकल और ये एसिमेट्रिकल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वलन के बाद जो दूसरी क्रिया है उसे हम लोग कहते हैं घर्षण। दूसरी क्रिया है घर्षण, और इसे हम लोग कहते हैं फॉल्टिंग, ठीक है ना, फॉल्टिंग। ठीक है, तो फॉल्टिंग क्या है? सेम उसी प्रकार करेंगे। जब किसी सेल पर बनाइए संवहनी किरणों द्वारा तनाव मूलक बल लगाया जाता है। तनाव मूलक मतलब एक दूसरे के विपरीत, मतलब कि जो हमने मतलब कि अपनति पढ़ा है, अपनति एक दूसरे से विरोध, अपसारी कहते, एक दूसरे के विरोध जो जा रहा है, दूर जा रहा है, तो किसी सेल पर जब तनाव मूलक बल, यानी तनाव मूलक बल का मतलब होता है कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो टेंशन सपोर्ट बता देंगे। तनाव मूलक बल मतलब टेंशन सपोर्ट
है जो उसे एक दूसरे के दूर खींचता है। तो सेल विस्थापित होकर इस आकृति में आ सकती है, यानी कि ये वाला पार्ट यहीं रहेगा, इसके ये पार्ट नीचे फंस गए यानी यहाँ, ठीक है, और ये पार्ट यहीं स्थित है, समझाया? ये पार्ट यहाँ है और यहाँ का जो पार्ट था वो एक पॉइंट नीचे जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ रहेगा, समझ आ गया? ये पार्ट अपने स्थान पर स्थित है, लेकिन ये जो पार्ट है दोनों पार्ट्स हैं वो नीचे फंस गए। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हमारे दोनों पार्ट्स ऊपर रहें और बीच का पार्ट नीचे फंस जाए। थोड़ा दूसरा बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे हो जाए, यानी यहाँ की जो सेल है वो यहीं रहे और इस भाग की सेल यहाँ आ जाए, यहाँ की सेल यहाँ आ जाए और ये यहीं रहे, समझ आ गया? और ये सेल यहाँ पहुंच जाए और ये यहीं रहे। परत की बात बताई जाए तो इस प्रकार से अगर कहें तो ये जो आकृतियां बनती हैं इसे हम लोग भ्रंश पर्वत बोलते हैं, जिसे लॉकेस बोलते हैं या ब्लैक पर्वत या कहें कि जैसे सतपुड़ा की पहाड़ी, और इन्हें भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है ना? भ्रंश घाटी यानी कि इनमें से नदियां बहती हैं जिसे हम लोग जो है रिफ्ट वैली, मतलब रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो ये क्या है? रिफ्ट वैली। ये क्या है? रिफ्ट माउंटेन, ठीक है? यहाँ पर ये होगा रिफ्ट माउंटेन और ये होगी रिफ्ट वैली, समझ आ गया? रिफ्ट माउंटेन और रिफ्ट वैली। इसके अलावा भी हम उठे हुए भाग को जो है उसे हम हॉर्स बोलते हैं, HORST, ठीक है ना? और नीचे झुके हुए भाग को ग्रैबिन बोलते हैं। जो नीचे झुका हुआ भाग है उसे ग्रैबिन बोलते हैं, ठीक है ना? भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत, तो भ्रंश पर्वत को हॉर्स और भ्रंश घाटी को ग्रैबिन भी कहा जाता है। तो दिक्कत, तो यहाँ पर सेल में रिफ्ट लगेगा तो विस्थापन इसी प्रकार से हो सकता है। ये कई प्रकार के विस्थापन होते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, आप इतना ही जानिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी, यानी कि वो प्लेटों के खिसकने से ज्वालामुखी यानी कि वल्केनिक भी आते हैं, ठीक है ना? तो ये वॉल्केनिक कैसे आते हैं? अब आप वॉल्केनिक के बारे में समझिए। ये हमारी हमने भी बताया था, ये ऊपर का भाग क्रस्ट है, बीच का भाग मेंटल है और नीचे का भाग कोर है। ये भी दो भाग में होते हैं, ये अपर कोर, ये लोअर कोर, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। तो जो ये लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर, आपसे पूछा जाए कि मैग्मा चैम्बर कहाँ होता है तो आप बताएंगे कि लोअर मेंटल पे होता है। कहाँ? लोअर मेंटल पे मैग्मा चैम्बर होता है। अब इस जगह अभी आपको बताए थे कि प्रति 30 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता, ठीक है ना? और यहाँ की गहराई अगर देखें तो लगभग 2700 किलोमीटर गहरा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक होता है कि किसी भी सेल को तुरंत ही पिघला सकती है या उसे जला सकती है, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो उसके अनुसार यहाँ की सेल पिघली होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर इतना अधिक भार, जो यहाँ का दाब है, प्रेशर, इस सेल का जो प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण यहाँ जो टेम्परेचर है वो काम नहीं कर पा रहा। समझा गया? इस प्रेशर के कारण, इतनी सेल के दाब के कारण यहाँ पर टेम्परेचर अपना काम नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वो प्लेट खिसकती है, कोई भी
चाहे अपसारी हो, चाहे अपसारी हो और चाहे रूपांतरण हो। जब कोई भी सेल खिसकती है तो यहाँ का जो दाब है वो प्रभावित होगा, यहाँ पर दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, और जिस भाग पर दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, वहां की सेल तुरंत पिघल जाएगी, ठीक है ना। और जब सेल पिघलेगी तो उसका सरफेस आयतन बढ़ेगा, और इस भूभाग पर उसका आयतन नहीं आएगा, उसका आयतन बढ़ेगा, तो फिर इस सतह की कमजोर सेल को तोड़कर बाहर निकलती है, यानी यहां से विस्फोट करती है और ऐसे विस्फोट कर जाती है। इसे हम लोग वेंट कहते हैं, यानी ज्वालामुखी नलिका, इसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, और यहाँ जो अवशेष आया इसे हम लोग लावा बोलते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। तो भूप्लेटों के खिसकने से वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी की क्रियाएं भी होती हैं। इसके पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, सक्रिय, शांत, प्रसुप्त, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो पहले कैसा था और अब कैसे, या किस परिवर्तन के बाद बना है। हम लोग इसे अगली क्लास पे जानेंगे।